प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम खंड ख में फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स में खंड ख के अंदर यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर चलने वाला है बच्चों, वो चैप्टर नंबर 11 चलने वाला है। ठीक है, और आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, वो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकृति या प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरीके का होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में बच्चों आपको याद होगा कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे उनकी संख्या बढ़ जाती थी। तीव्रता के बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता था धारा पर, है ना। तीव्रता के बढ़ा देने पर धारा का मान बढ़ जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती थी, वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, तो आवर्ती बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता था, तो उस बिहाफ पे अगर देखते हैं बच्चों, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम बनाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा हो बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर पहला जो नियम आपके पास में जाएगा यहाँ पे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कह दो या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कह दो, एक ही बात होती है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना। के नियम, इसके क्या नियम यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कुछ नियम यहाँ पर बच्चों इसके बनाए गए हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुछ अभिलक्षणों को की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी, है ना। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके लिए उन्होंने क्या नियम बनाए, है ना। इसके लिए उन्होंने क्या नियम बनाए। वैज्ञानिक रेनाल्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, जिन्हें यहाँ पर कहा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला जो नियम यहाँ पर रहेगा वो क्या है। पहला जो यहाँ पर नियम रहेगा बच्चों, देखिए क्या है कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती है आप प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमणानुपाती होती है। आपकी याद होगा बच्चों, हमने कल एक ऐसा गोला बनाया था, यहाँ पे हमने एक गोला बनाया था, यहाँ पे हमने एक प्लेट ले ली थी, यहाँ पे हमने एक सेल ली थी और ये बड़ी वाली प्लेट हो गई थी, साथ में यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया था। ठीक है, और इस प्लेट का संबंध हमने इस पॉइंट से कर दिया था, क्योंकि ये प्लस का हिस्सा था, ये माइनस का था, इसलिए प्लेट वाली हमने, अगर इसको प्लेट P1 कह दें, इसको प्लेट P2 कह दें यहाँ पर। वैसे हमने डायग्राम में पॉइंट सी दिखा रखा था, पॉइंट यहाँ पर हमने ए दिखा रखा था, ये वाला। ठीक है, ये कैथोड के लिए और ये वाला पॉइंट हमारा एनोड के लिए। ठीक है, तो जैसे हम इससे पराबैंगनी प्रकाश डालते थे बच्चों, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते थे और ये इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते थे। तो जैसे जैसे प्रकाश की आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होगी वो तीव्रता के अनुक्रमणानुपाती, जितने ज्यादा बढ़ाएंगे उसके अनुसार संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था, इस तरह का बच्चों हमने ग्राफ लिया था, अगर आपको याद आ रहा हो। यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ये आपके करंट के लिए हो जाता था इस तरीके से। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर आपने बच्चों यहाँ पर एक आई तीव्रता का प्रकाश लिया, फिर आपने 2i तीव्रता का प्रकाश लिया, तो आप जानते थे बच्चों कि जो करंट आपका होगा, जो करंट होगा आपका कुछ इस तरीके से था यहाँ पे, ये वाला। और दोनों के लिए वैल्यू जो थी आपकी वी नोट की, वो सेम ही थी। ये वी नोट आपका हो गया, तो इसको आपने बोला था यहाँ पे निरोधी विभव, है ना। ये अगर आपका आई तीव्रता पर है, ये आपका 2i तीव्रता पर है, और ये आपका धारा आई ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर बढ़ रही है तो आप देखेंगे कि आई तीव्रता के बढ़ा देने पर पॉइंट यहाँ पर धारा आपकी इस पॉइंट पर आती रही, और 2i तीव्रता पर जब संख्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की, चूंकि आप जानते हैं कि आई बराबर आपका होता है Q/T, है ना। और जो Q जाएगा बच्चों वो जाएगा Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन T, है ना। तो जैसे ही आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने से धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं इस बात को यहाँ पर कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमणानुपाती होती है। ठीक है, नंबर 2, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि जो बच्चों यहाँ पे ई के जाता है आपका, जो बच्चों आपका ई के यहाँ पे जाता है, ठीक है, अगर हम ई की बात करते हैं तो ई के आपका जाता है EV0। ठीक है, तो देखिए तीव्रता के बढ़ा देने से धारा का मान बढ़ जाता है, लेकिन तीव्रता के बढ़ा देने से निरोधी विभव की वैल्यू नहीं बढ़ती है। जब निरोधी विभव की वैल्यू नहीं बढ़ती, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू सेम होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और वी का मान जो भी रहा होगा, चाहे वो तीव्रता आई हो चाहे वो 2i हो। ठीक है, तो वी की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, तो इसलिए उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा होगी वो किस पर निर्भर नहीं करती बच्चों, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए अधिकतम गति ऊर्जा
है ना, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये इसका दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तीसरा नियम देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उसकी आवर्ती के अनुक्रमणानुपाती होती है। आवर्ती के लिए आपको याद हो रहा होगा बच्चों, हमने ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया था। यहाँ पे आपने जीरो ले लिया था, यहाँ पे आपने पॉजिटिव में विभवांतर लिया था आपने, और यहाँ पे आपने माइनस में लिया था। ठीक है, ये वी की वैल्यू। तो जैसे अगर आप आई तीव्रता का प्रकाश इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आपने एक आई न्यू 1 तीव्रता का प्रकाश लिया, प्लस साथ में आपने यहाँ से दूसरी तीव्रता का प्रकाश लिया न्यू 2, तो इसको रोकने के लिए बच्चों, इसको रोकने के लिए वी नोट चाहिए हमें माइनस का 1 मान लेंगे, इसको हमको रोकने के लिए चाहिए वी 2 वैल्यू माइनस की मान लेंगे। तो जैसे आप आवर्ती बढ़ाते हैं तो उसके लिए वी नोट की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब वी नोट की वैल्यू बढ़ जाती है तो जैसे भी आपको समझाया कि ई के बराबर आपका होता है ई वी नोट, तो उसको रोकने के लिए उसकी गति ऊर्जा, यानी कि उसको जब आवर्ती बढ़ाते हैं तो उसको रोकने के लिए निरोधी वेव की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके अनुसार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे जैसे आप आवर्ती बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है, यानी कि अनुक्रमणानुपाती होती है किसके, आवर्ती के। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पे। चलिए, अगर यहाँ पे बच्चों बात समझ में आती है तो इसका तीसरा नियम हो जाता है वाला। अब देख लेते हैं यहाँ पे चौथा नियम क्या कहता है आपसे वाला। देखिए बच्चों, चौथा नियम कहता है आपसे कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए, जिसको हम यहाँ पे बच्चों देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति, है ना, अगर इससे कम आवृत्ति होगी बच्चों तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित नहीं होगा। यही न्यूनतम आवृत्ति विभिन्न धातु के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग मैटर के लिए, अलग धातु के लिए ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक धातु के लिए इसकी वैल्यू समान रहेगी, चाहे मात्रा में वो कम हो चाहे मात्रा में वो ज्यादा रहा हो। ठीक है, और जो पांचवा नियम है कि ये कहता है कि जैसे ही प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरा तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में कोई समय खराब नहीं होता या समय वेस्ट नहीं होता, समय का अंतर नहीं होता। जैसे ही प्रकाश गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। ठीक है, धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात धातु के तल पर गिरने पर उस तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के बीच में कोई समय पश्चाता, यानी कि समय का कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे ही गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, ये इसका पांचवा पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को प्रूव करना है तो आपको ये पांचों नियम आपको दिखाने होंगे वहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आता है आपसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए, तो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में आपको ये 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो जैसे 5 पॉइंट आपके पास में सामने बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। ये चैप्टर बहुत बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, आज हमारी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और हमने एक आपके चैनल बना रखा है यूट्यूब पे, साथ में विद्या प्रकाशन मंदिर के नाम से। ठीक है, और उसके नीचे एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अगर आपकी कोई भी समस्या किसी भी तरह की आती है बच्चों, तो आप अपने क्वेश्चंस को वहां पर उस ग्रुप को ज्वाइन करके लिख के भेज सकते हैं। जैसे ही हमारे पास वो क्वेश्चंस आएगा तो उसको सॉल्व करके उसका समाधान करके वापस आपको वो पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक आपके पास में, जो डेरिवेशन आपके पास सामने आपको नजर आ रहा है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा, क्वांटम। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए है। ये आपका बोर्ड के एग्जाम में, अगर आप 10 साल में बात करें तो 10 साल में से कम ये 8 साल आया होगा। ठीक है, यानी कि ये लगभग आपका हर साल एग्जाम में आ जाता है। कोई दिक्कत किसी तरह की बच्चों? तो चलिए बच्चों, तो ये किस तरीके से काम करता है? तो ये काम करता है बच्चों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, जिसके अनुसार प्रकाश बताया था उसने कि प्रकाश जो होता है आपका बच्चों ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, जिसको उसने नाम दिया फोटोन। ठीक है, जिसको उसने नाम दिया फोटोन। ठीक, तो देखिए बच्चों, आइंस्टीन ने सन 1905 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पे फोटोन कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों वो h न्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया यहाँ पे कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बच्चों कितनी होती है, h न्यू आपको बता दी यहाँ पे। तो जो h होता है उसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक
नियतांक होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻के 34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। और जो न्यू होता है आपका बच्चों वो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। क्या होता है बच्चों? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जैसे यहाँ दिखा रखा होगा, जो न्यू आपके पास में वो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। तो एच तो वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो अगर कोई भी प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या फोटोन आता है तो इसका मतलब उसकी जो ऊर्जा होती है डिपेंड करती है किस पर? आवृत्ति पर, ठीक है। तो आवृत्ति की वैल्यू जैसे आप देख रहे होंगे एच न्यू है, यहाँ पे 2h न्यू है, तो 3h न्यू है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने आवृत्ति को दुगुना कर दिया, यहाँ पे आवृत्ति को 3 गुना कर दिया, क्योंकि h की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, h तो फिक्स है, ठीक है। तो किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो h न्यू के रूप में होगा, या 2h न्यू के रूप में होगा, 3h न्यू के रूप में होगा, इस तरीके से आगे की तरफ बच्चों बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो अब यहाँ से आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार अगर देखें बच्चों तो किस तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं, कि हमारे पास में यहाँ पर एक कोई पृष्ठ होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कोई एक पृष्ठ आ गया। अब यहाँ पर अगर आपके पास में कोई धातु का पृष्ठ है तो हम जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं सब में प्रोटॉन्स होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और सब में आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस मैटर में सब जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक है, सब जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो इसकी अलग अलग डेंसिटी पे कह सकते हैं, सॉरी डेप्थ में कह सकते हैं यहाँ पर हम कि अलग अलग गहराइयों पर होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सतह पर रहे होंगे और कुछ इसकी गहराई पर यहाँ पर रहे होंगे, ठीक है। तब हुआ क्या होगा यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ से जैसे हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं यानी कि पराबैंगनी किरण डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, उच्च आवृत्ति की बच्चों पराबैंगनी किरण डालते हैं। कौन सी डालने हम यहाँ पर? उच्च आवृत्ति की, ठीक है, उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी किरणें, ठीक है। अब जैसे हम उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी किरणें डालते हैं बच्चों तो वो चलती है फोटॉन्स के रूप में, एक एनर्जी को लेकर चलेंगी और वो एनर्जी होगी आपकी एच न्यू, ठीक है। तो हुआ क्या है बच्चों यहाँ पर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कि जैसे ही हम उच्च आवृत्ति की किरणें किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो वो एक फोटोन जो होता है आपका, एक फोटोन जो होता है, चूंकि हम मान के चलते हैं ना कि प्रत्येक फोटोन जो होता है या प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, और इस प्रत्येक फोटोन की जो स्पीड होती है वो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। इतनी तेजी से गति करता है ये कि हमें ये पार्टिकल नजर नहीं आता, हमें एक सीधी लाइन नजर आती है, किरण नजर आती है, ठीक है। तो जैसे ही इसके सतह पे गिरेगा तो अपनी जितनी भी इसकी एनर्जी होगी उसमें उपस्थित किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा, ठीक है, उसमें उपस्थित किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यानी कि अगर ये वाला फोटोन आया इसने इसको दे दी, ठीक है, और ये वाला फोटोन आया इसने इसको दे दी, तो उसमें उपस्थित किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी एनर्जी दे देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अपनी एनर्जी देता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में आता है बच्चों, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर ये आने की कोशिश करता है, ये आता है। अब जैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फोटोन की अपना खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये इस एनर्जी को लेकर यहाँ से उत्तेजित अवस्था में बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। और जैसे जैसे बाहर निकलेगा सतह पे तो बाहर निकलने के लिए इसके आसपास के जो पार्टिकल्स रहे होंगे उनको ये हटा के चलता है, ठीक है। जब ये उनको हटा के चलेगा तो उस पर एक फोर्स जनरेट होता है जिससे यहाँ पर इसकी कुछ एनर्जी कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब एनर्जी कम हो जाती है बच्चों तो वो कार्यफलन के रूप में खर्च करता है, यानी कि W किसके रूप में? कार्य फलन के रूप में वो ऊर्जा को खर्च कर देता है, ठीक है। तो आप कार्यफलन के रूप में जो ऊर्जा खर्च कर देता है, ठीक, और बाकी अगर जो एनर्जी बच जाती है शेष वो उसको लेकर उड़ जाता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। किसके रूप में? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर उसको वो उड़ जाता है, ठीक है। अब अगर बच्चों आपके समझ में नहीं आया है तो हम इसको नंबर्स के रूप में समझ लेते हैं। नंबर्स के रूप में किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों? देखिए अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास में कोई एक सतह इस तरीके से है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये वाले होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पराबैंगनी किरणें डालते हैं, ठीक। अब ये जो फोटोन आपका आ रहा है वो एच न्यू लेके एनर्जी को लेके आ रहा है
और मान लेते हैं कि जो इसकी एनर्जी होगी बच्चों वो 10 जूल होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि 10 जूल ऊर्जा का एक फोटोन किसी धातु की सतह पे गिरता है। अब ये वाला जो फोटोन बच्चों आपके पास में होगा, ये इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, उस फोटोन का अपना खुद का अस्तित्व हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब इस फोटोन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को, अपने आसपास के जो पार्टिकल्स रहे होंगे उनको हटाकर जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो कुछ ऊर्जा वो खर्च कर देता है इसकी सतह तक आने में, और वो खर्च कर देता है W यानी कि कार्यफलन के रूप में। मान लेते हैं कि 3 जूल उसने ऊर्जा खर्च कर दी, तो अब वो पार्टिकल आपका यहाँ पर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो यहाँ पर आ गया सतह पर। ठीक है, अब जब 3 जूल ऊर्जा खर्च करी तो बाकी कितनी बची? 7 जूल। तो जो 7 जूल की एनर्जी होगी बच्चों वो उसको लेकर उड़ जाएगा 7 जूल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 7 जूल। बात समझ में आ रही है? भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न गहराई पर होते हैं, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा होगी वो भी अलग अलग रही होगी। बात क्लियर हो रही? बात समझ में आ रही है ना? तो हम टोटल यहाँ पर बच्चों क्या कह सकते हैं इस तरीके से, हम टोटल यहाँ पे कह सकते हैं इस तरीके से, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि अगर मान लिया हमने कि आपतित प्रकाश के फोटोन की जो ऊर्जा है वो है ना एच न्यू है, ठीक है, और जो कार्यफलन है वो W है, तो जो टोटल एनर्जी वो लेके चलेगा काइनेटिक एनर्जी वो E के ये वाली हो जाएगी। कैसे? अगर आप नंबर में समझे तो नंबर देख लीजिए कि इसकी एनर्जी थी बच्चों 10 जूल, 3 जूल खर्च कर दी उसने, तो वैल्यू टोटल कितनी बची? 7 जूल। तो 7 जूल किसकी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये 7 है बच्चों। यहां तक बच्चों बात क्लियर हो रही है? तो इसे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान के चल लेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये है आपका एच न्यू आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा, W आपका होगा कार्यफलन, और ये आपका हो गया उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर यहां तक बच्चों बात क्लियर, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देहली आवर्ती, अगर आपका प्रकाश जो है वो न्यूनतम आवर्ती का हो, तो देहली आवर्ती का हो, ठीक है, तब क्या होगा? देहली आवर्ती के लिए, देहली आवर्ती के लिए बच्चों क्या होगा? जो न्यू था आपका वो बन जाएगा न्यू नॉट। ठीक है, और देहली आवर्ती के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों 0 होती है। ठीक है, तो उन दोनों मानों को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर आई है। तो 0 बराबर क्या आएगा बच्चों? एच न्यू नॉट माइनस के W। ठीक है, अब W हो जाएगा इधर, ठीक, तो W बराबर आपका जाएगा एच न्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका कार्यफलन। इस मान को फिर से कहाँ रखेंगे आप? समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 देखिए बच्चों यहाँ पर जा रही है आपकी वाली, तो देखिए बच्चों क्या जाएगा यहाँ पे? ई के बराबर एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट। ठीक है, अब यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा बच्चों, ई के बराबर एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस के न्यू नॉट। इक्वेशन नंबर यहाँ पे कितनी मान लें? इसको 2 मान लेते हैं। ये क्या बचेगा बच्चों आपको? न्यू नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो इक्वेशन नंबर आपके यहाँ पर ये वाली 3 हो जाती है। ठीक है, तो अब जो आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, जब वो चलेगा तो उसके अंदर कुछ तो वेग रहा होगा ना, तो मान के चलते हैं बच्चों कि माना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m व अधिकतम वेग जो होगा वो बच्चों आपका v मैक्सिमम रहा होगा, तो उस केस में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा तो कितनी बन जाएगी बच्चों आपकी? E के बराबर 1/2 mv मैक्सिमम, यहां पर आपका जाएगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके? आप समीकरण नंबर 2 देख लें, समीकरण नंबर 3 देख लें, दोनों मान ई के होते हैं, दोनों को बराबर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 नहीं जाएगी बच्चों आपके यहाँ पे, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से अगर बच्चों देखते हैं यहाँ पे, तो बच्चों क्या बन जाता है आपका जाएगा एच न्यू माइनस के, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, पहले ये लिखा जाएगा 1/2
एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जाएगा एच न्यू माइनस के न्यू नॉट। ठीक है, ये जो हमारे पास समीकरण निकल कर आई है बच्चों, इसी को यहाँ पे कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाएगा बच्चों, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो आपका यहाँ पर बच्चों हेडिंग था। क्या हेडिंग था आपके पास में, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, हेडिंग क्या था, हेडिंग था आपका बच्चों यहाँ पे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये आपके बच्चों जो निकल कर आई है, इसे हम समीकरण नंबर अगर 4 मान लेते हैं तो आपकी हो जाएगी बच्चों ये आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है बच्चों ये, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे, आप बच्चों समझ पाएंगे ना इसे। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आपका बच्चों टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे तो हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के भी नियम पढ़े थे बच्चों, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, या आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए, यानी कि उसका उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तथा साथ में आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए, है ना, नियमों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे आप जानते हैं यहाँ पे अभी आपको लिखवा है कि ई के की जो वैल्यू बच्चों यहाँ पर थी आपकी आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के लिए, वो ये थी ई के बराबर 1/2 m वी स्क्वायर मैक्सिमम, यानी कि वी जो आपका था यहाँ पर अधिकतम वेग के लिए मैक्सिमम रहेगा। चूंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान तो आपका बच्चों बराबर ही है ना, तो यहाँ पर हम इस केस में कह सकते हैं कि ई के की जो वैल्यू होगी अधिकतम वेग के लिए किस पे डिपेंड करेगा, वेग पे डिपेंड करेगा। जिसका ज्यादा वेग होगा उसका गति ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू बच्चों सेम होती है, कांस्टेंट वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे बता दी थी कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण आपकी h इंटू एच न्यू माइनस न्यू नोट के बराबर भी होती है। ठीक है, क्या इक्वेशन आई थी बच्चों आपकी यहाँ पे, ये आए तो निकल गए 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के न्यू नॉट। यही तो है आपके आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिए बच्चों, पहला नियम क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता तीव्रता बढ़ाई जाती है तो धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है। जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी, है ना। जब फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक जो आपका फोटोन होता है किसी धातु के पृष्ठ पर जब गिरता है तो प्रत्येक फोटोन आपका उसमें उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा दे देता है, यानी कि एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन को दो फोटोन ऊर्जा नहीं देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फोटोन को ही ऊर्जा, सॉरी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की ही ऊर्जा देगा। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया है, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया, यानी कि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को आपकी ऊर्जा देगा। ठीक है, अतः धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर उसके पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमणपाती होती है। और यही आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का बच्चों कौन सा नियम था, पहला नियम, प्रथम नियम था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पे व्याख्या करके चलनी है। ठीक, तो चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों नंबर 2 में, कि नंबर 2 में बच्चों क्या कहते हैं वाला, अभी क्या आए थे आपके क्वेश्चन यहाँ पे 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इंटू इजिकल टू एच न्यू माइनस के न्यू नोट। ये न्यू नोट क्या था, देहली आवर्ती, तो हम इसको बोल सकते हैं ना ई के, यानी कि ये जो आपकी 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम लिखा है ये आपकी गतिज ऊर्जा तो है बच्चों। तो एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं यही आपकी आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण थी। तो नंबर 2 में देखिए बच्चों, आपतित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित करने पर धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोनों की संख्या तो परिवर्तित हो जाती है, परंतु प्रत्येक प्रकाश फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी केवल संख्या बढ़ेगी,
लेकिन जो हम फोटोन की ऊर्जा लेके चलते हैं आवर्ती नहीं बदलती है। जब आवर्ती नहीं बदलती है तो फोटोन की ऊर्जा बच्चों आपकी बिल्कुल कांस्टेंट रह के चलेगी, केवल संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जब ये नहीं चेंज हो रहा है तो इस केस में आपका ई के यानी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, और यही आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का बच्चों दूसरा नियम था। ठीक है, तीसरा नियम देखें बच्चों। तीसरा नियम क्या कहता है? आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू बढ़ाने पर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा एच न्यू में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे आप न्यू को बढ़ाएंगे बच्चों वैसे वैसे इसकी वैल्यू न्यू को बढ़ाने पर आपकी गति ऊर्जा की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ई के में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और यही आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का बच्चों तीसरा नियम है। ठीक है, अब नंबर 4 में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो हमने बताया कि यदि आपके प्रकाश की ऊर्जा आवर्ती न्यू नोट की वैल्यू यानी कि इससे भी कम हो, ये तो न्यू नोट यानी कि देहली आवर्ती है, सबसे कम देहली आवर्ती है। ठीक है, और यदि आपतित प्रकाश यानी कि जो ये वाला आपका आपतित प्रकाश है बच्चों, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से कम ले ली जाएगी ना, तो उस केस में ई के का मान आएगा बच्चों माइनस का। ठीक है, माइनस का जाएगा। मान लो अगर आपने इसका मान ले लिया 3, इसका मान ले लिया आपने 2, तो फिर माइनस का 1 बचेगा ना, और ई के की वैल्यू अगर माइनस में आ गई तो उसका मतलब किसी भी स्थिति में धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपका उत्सर्जित नहीं हो सकता। ठीक है, न्यू नोट से कम होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो असंभव है, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, और यही आपका कौन सा नियम था बच्चों? चौथा नियम था। और पांचवा नियम यही कि जैसे प्रकाश गिरा तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन बच्चों निकलने लगेंगे, उसमें कोई समय का अंतर नहीं होता है, यानी कि समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है, यही आपका बच्चों कौन सा नियम है? पांचवा नियम होता है। ठीक, तो यहां तक बच्चों बात क्लियर है। चलिए, अगर यहां तक बच्चों बात क्लियर है आपके, तो अब आगे चल लेते हैं। अब आगे चल के जैसे बच्चों देखते हैं आपका यहाँ पर आता है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश की आवर्ती, ठीक है, आपतित प्रकाश की आवर्ती अगर हम देख लें बच्चों यहाँ पे आवर्ती के साथ निरोधी विभव, निरोधी विभव की बात करें तो यानी वी नोट और आपतित प्रकाश की आवर्ती यानी कि न्यू। ठीक है, मैं आपको विचलन करना है तो संबंध एक स्थापित करना है कि तो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अभी हमने बच्चों क्या पढ़ी थी? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण यहाँ पढ़ी थी ना बच्चों हमने, ये वाली आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। देखिए आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण बच्चों अभी आपके निकल कर आ गई थी। ई के बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के न्यू नोट। ठीक है, तो हम यहाँ से बच्चों ये कह ही सकते हैं कि ई के बराबर आपका हो जाएगा एच न्यू माइनस के न्यू नोट हो जाएगा ना यहाँ पर, ये वाला आपका। अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है बच्चों तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई के जो होता है बच्चों आपका वो ई वी नोट भी होता है, ई वी नोट स्मॉल ई और वी नोट होता है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवर्ती के बारे में बात आ रही है, क्योंकि हमने आवर्ती बतानी है, और वी नोट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे निरोधी होगा। तो जब हम बात करते हैं समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 से, तो हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि दोनों को जब बराबर रखेंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा। जब आपने बराबर रखा तो आप कह सकते हैं कि ई वी नोट बराबर आपका आ गया एच न्यू, यानी कि आपके प्रकाश की आवर्ती और माइनस के न्यू नोट, ये क्या? देहली आवर्ती। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर बच्चों वी नोट निकाल लेते हैं तो आपका जाएगा एच अपॉन में स्मॉल ई न्यू माइनस के न्यू नोट। ठीक है, आपका जो हेडिंग था हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, जो आपका हेडिंग था ये वाला कि आपके प्रकाश की आवर्ती यानी कि न्यू, ठीक है, तथा निरोधी विभव यानी कि वी नोट में संबंध आपका इस तरीके से निकाल पाएंगे आप, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा अगर आगे और सॉल्व करें तो हम कर सकते हैं कि वी नोट बराबर एच ई न्यू, यानी कि इसके अंदर गुना कर देते हैं
एच न्यू नोट अपॉन ई आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है आगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर जानते हैं कि जो न्यू होता है आपका बच्चों, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमड़ा। तो हम यहाँ पे सी अपॉन लेमड़ा भी बच्चों रख सकते हैं, यानी कि वी नोट बराबर आपका जाएगा एच सी अपॉन में ई लेमड़ा माइनस के एच सी अपॉन में ई लेमड़ा नोट। चूंकि देहली आवर्ती है ना, तो इसलिए यहाँ पर देहली तरंग दैर्घ्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या, एच सी अपॉन में ई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन लेमड़ा माइनस के 1 अपॉन लेमड़ा नोट। तो ये अगर तरंग दैर्घ्य में पूछता है संबंध, तो तरंग दैर्घ्य में बच्चों संबंध इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपसे पूछता है आवर्ती में संबंध, तो आप आवर्ती में संबंध इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आवर्ती में आ गया बच्चों, और हमारा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के रूप में संबंध यहाँ पर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका ये कि फोटोन का विराम द्रव्यमान तथा गतिज द्रव्यमान। तो आपको एक नंबर के लिए बच्चों याद रखना है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान बच्चों क्या होता है, शून्य होता है। देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बताएंगे शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, परंतु इसका गतिज द्रव्यमान शून्य नहीं होता। फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है तथा गतिज अवस्था में फोटोन की ऊर्जा के कारण उसमें जो द्रव्यमान होता है उसे ही फोटोन का गतिज द्रव्यमान बच्चों कह के चलते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए बच्चों एक संबंध निकल के आता है। संबंध किस तरीके से निकल के आता है कि आप जानते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार जो प्रकाश विद्युत समीकरण होती है ई बराबर है एम सी स्क्वायर, और प्लांक के अनुसार क्या होता है, ई बराबर एच न्यू। आइंस्टीन ने बनाया था कि प्रकाश जो चलता है आपका एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलता है, जहां सी जो होगा आपके प्रकाश की चाल होगी। अब इक्वेशन नंबर अगर बच्चों हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, ठीक है, जब दोनों को कंबाइन करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों आपका निकल के जाएगा एम सी स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो एम सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका एच न्यू। अब यहाँ से बच्चों आपको एम निकालना है, तो एच जो आपको एम निकालना है, सी स्क्वायर जो आ जाएगा बच्चों वो बटे में चला जाएगा आपका, यानी कि आपके पास में ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है। और अगर यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ रही है, तो हम यहाँ पर बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, अब इसको अगर यहाँ से हटा दिया तो देखिए बच्चों क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर, आपको देखिए बच्चों क्या बच जाएगा यहाँ पे। तो एक तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, एक तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गतिज द्रव्यमान आपका निकल कर आया वो एक तो निकल कर आ गया ये वाला m बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब जानते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा होता है, तो जैसे ही आप यहाँ रखेंगे वैल्यू m बराबर एच अपॉन सी स्क्वायर इंटू न्यू, यानी सी न्यू की जगह हम चेंज करेंगे इसकी जगह सी अपॉन लेमड़ा, तो एक पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बच्चों m बराबर एच अपॉन सी लेमड़ा। ठीक है, तो यानी कि गतिज द्रव्यमान अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है तो आप दोनों ये लिख के आएंगे, m बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर या m बराबर एच अपॉन सी लेमड़ा, दोनों ही ये गतिज द्रव्यमान के फॉर्मूले रहेंगे। एग्जाम में आपको जैसा एमसीक्यू सवाल में पूछ ले वो ये जैसा दे दे उसके अकॉर्डिंग आप दोनों करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे फोटोन का संवेग। अब जब संवेग के बारे में बच्चों बात की जाती है तो संवेग क्या निकल कर आपका आएगा, देख लेते हैं अभी यहाँ पे कि फोटोन का जो संवेग यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है बच्चों, वो क्या निकल कर आ रहा है, देखते हैं अभी यहाँ पे। 1 मिनट रुकिए बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए। तो हम यहाँ पे कह देंगे यहाँ पर, चलिए, तो अगर यहाँ पे आपकी बात ये समझ में आ पा रही है तो हम यहाँ पर बच्चों इसको कह सकते हैं फोटोन का जो, अगर आपको संवेग निकालना है तो संवेग आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपको होता है mv, है ना। तो यहाँ से m जो आएगा बच्चों गतिज द्रव्यमान आ जाएगा, और फोटोन का प्रकाश, फोटोन जो होता है वो बच्चों प्रकाश की चाल से गति करता है, यानी कि m आ गया और c प्रकाश की चाल आ गया। और अभी बच्चों हम m पढ़ कर आए थे, हम क्या पढ़ कर आए थे यहाँ पे कि m बराबर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे h अपॉन सी लेमड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, एच अपॉन सी लेमडा इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे बच्चों एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, जैसा आपका मन करता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे फोटोन का द्रव्यमान इस्तेमाल कर लिया वाला, सी यहाँ पे इस तरीके से चला गया। ठीक है, तो एक पावर से पावर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो जब पावर से पावर कैंसिल हो तो बच्चों क्या बचेगा, पी बराबर यहाँ पे आपका एच न्यू अपॉन सी बचेगा, एच न्यू अपॉन सी बचेगा। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला ये वाला इस तरीके से आ गया। ठीक, दूसरा अगर आप यहाँ पर, ये पहली स्थिति होगी और दूसरी स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति हो जाएगी बच्चों, दूसरी स्थिति कि P बराबर अगर आप m इंटू सी इस्तेमाल करते हैं और फोटोन का संवेग गतिक द्रव्यमान आप ये वाला इस्तेमाल करें, तो P बराबर क्या आएगा आपका h अपॉन सी लेमडा, और इंटू में जो C था ये बच्चों C से C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा P बराबर h अपॉन लेमडा। ठीक है, तो आप देखें आपके पास यहाँ पर ये वाला भी आ गया h अपॉन लेमडा, तो दो संवेग यहाँ पर निकल आते हैं, चूंकि दो गतिक द्रव्यमान थे आपके, दो पदों में गतिक द्रव्यमान था, तो इसलिए संवेग भी आपको दो पदों में निकल कर आएगा, इसीलिए आपका संवेग बच्चों दो पदों में निकल कर आएगा। पहला पद कौन सा हो जाएगा, P बराबर आपका एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा बच्चों P बराबर एच अपॉन में लेमडा। ठीक है, लेमडा बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो फोटोन का संवेग बच्चों हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, क्योंकि फोटोन जो होता है वो प्रकाश की चाल से गति करता है। ठीक, अब अगर बच्चों आगे चलते हैं तो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में संबंध आपसे पूछ लिया जाता है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो आइंस्टीन के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश आपका चलता है E बराबर एच न्यू, जहां पे बच्चों एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, m होता है, और निर्वात में इसकी जो चाल होती है बच्चों c होती है। तो आइंस्टीन के अनुसार बच्चों क्या चल रहा है, E बराबर एम सी स्क्वायर। अगर इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लें, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें, जब दोनों को बच्चों बराबर रखा जाएगा तो आपका जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। ठीक है, अब यहां से अगर m को निकालते हैं, फोटोन का गतिक द्रव्यमान जैसे भी निकाला, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर m बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब फोटोन का संवेग अगर देखते हैं बच्चों, तो फोटोन का जो संवेग आपका वो ये इस तरीके से यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमको निकालनी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, तो जब तरंग दैर्घ्य निकालनी होगी तो तरंग दैर्घ्य के लिए बच्चों आपको लेमडा को ऊपर लेके जाना होगा। ठीक है, लेमडा को आपको बच्चों ऊपर लेके जाना होगा, पी को नीचे लेके आना होगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे बच्चों लेमडा बराबर एच अपॉन पी। पी क्या है यहाँ पे संवेग है, और एच क्या है बच्चों यहाँ प्लांक नियतांक। और यदि कोई पार्टिकल है तो पी बराबर आप क्या लिख लेंगे बच्चों, पी बराबर लिख लेंगे आप एम वी। ठीक है, तो इसलिए आप देखें एम द्रव्यमान कण का वेग विस्मॉल वी है, तब गतिमान कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो होगी आपकी बच्चों लेमडा बराबर एच अपॉन पी इजिकल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बच्चों बात समझ में आ जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसी पे सारे बच्चों हमारे होंगे, आप देखना से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे तो इसको देख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन से संबंध दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए, कई बार बोर्ड में के एग्जाम में आया हुआ है कि आपने मान लिया कि आपका कोई कण गति कर रहा है, तो उस केस में उसकी जो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होगा वो होगा बच्चों आपका लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। अभी जैसे हमने पढ़ा था ना एच अपॉन पी था, तो पी की जगह बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एम वी। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे, चलिए अपने मान लिया कि एम कण है और वी उसका वेग है। ठीक, और यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो गतिज ऊर्जा जाएगी बच्चों वो क्या जाएगी, 1/2 एम वी स्क्वायर जाएगी, एम वी स्क्वायर यानी कि उसका वेग जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर वी स्क्वायर निकालते हैं बच्चों तो क्या जाएगा, 2k अपॉन में m जाएगा, और यहां से अगर बच्चों v निकालते हैं तो 2k अपॉन में m चला जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर बच्चों आपकी ये इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब जैसे ही समीकरण नंबर 1 में रखा बच्चों, तो देखिए क्या हो गया, क्योंकि हमारा जो हेडिंग था बच्चों हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमारा हेडिंग ही इलेक्ट्रॉन से संबंधित ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन आना ही चाहिए। ठीक है, तो जब देखेंगे बच्चों यहाँ पे h अपॉन में m, v की जगह क्या रखा जाएगा बच्चों, रूट में 2k अपॉन में m। अब इस m को अंदर लेके जाएंगे, जब इस m को अंदर लेके जाएंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा h लेमडा बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2k अपॉन m इंटू एम स्क्वायर। अब एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, लेमडा बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2m k। ठीक है, ये आ जाएगा,
किसी भी गतिमान कण, यानी कि m जो गतिमान कण हो जाएगा, गतिमान कण के लिए द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक गतिज ऊर्जा के पदों में, यानी कि यहाँ पर जो है आपकी वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जो आपका k होता है यहाँ पे, उसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए ई वी नोट, ठीक है, ई वी नोट। वी नोट क्या है? निरोधी विभव। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो जब बच्चों हम इसकी जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा यहाँ पे, लेमडा बराबर h अपॉन 2m ev0, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। यानी कि जो आपके पास में वाला हेडिंग है आपका, ये आपका हेडिंग यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों बात आ जाती है यहाँ पे आपकी, बात आ जाती है इसके मान की। तो जैसे भी आपने देखा यहाँ पे इसका जो मान निकल कर आया यहाँ पे आपका एच लेमडा बराबर h अपॉन में √2m ev0। तो जब वैल्यू बच्चों रखी जाती है, चूंकि हम जानते हैं कि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, जब इसके लिखते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन में √2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और यहाँ पे रखते हैं वी नोट। और जब बच्चों उसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आपको एक डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, क्या? 12.27 अपॉन में √v0, और ये वैल्यू सीधी बच्चों आपकी एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है। तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक 12.27 अपॉन √v0 एंगस्ट्रॉम होता है, सिद्ध कीजिए। तो आपको बच्चों इस तरीके से पूरा डेरिवेशन ये करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान से देखना। तो चलिए बच्चों अब आगे एक सवाल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में इस सवाल में कहता है ये कि एक गतिमान कण की द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य, यानी कि द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य यानी कि आपको दे रखा 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको जब चेंज करेंगे बच्चों कितना आएगा? 2 गुना 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। कण का संवेग पूछ लिया, संवेग यानी कि p पूछ लिया, तो p बराबर क्या लगा देंगे बच्चों? h अपॉन लेमडा, ठीक है। अब h की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड। इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? 3.3 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे ना, 34 में से 10 चले जाएंगे, कितनी बचेंगी? 24 बचेंगी। और इसका मात्रा क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। आगे कहता है आपसे कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य समान है। प्रोटॉन तथा अल्फा कण की द्विध्रुवी तरंगदैर्घ्य समान है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपसे? प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान है अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य के, ये आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम यहाँ पे। और दूसरा आपको दिया है यहाँ पे एम अल्फा, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होगा, सॉरी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो 4 गुना होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ठीक है। तो अभी देखिए बच्चों आपको निकालना चालों में अनुपात, ठीक है। और अब जानते हैं यहाँ पे कि जो आप प्रोटॉन के लिए बात करते हैं, प्रोटॉन के लिए अगर बात करते हैं बच्चों, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेमडा p इज इक्वल टू h अपॉन में mp, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान गुना प्रोटॉन की चाल। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके? और आप बात करें अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए, अब अल्फा कण के लिए अगर बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, तो लेमडा अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? h अपॉन में m अल्फा इंटू में v अल्फा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। आप जानते हैं बच्चों समीकरण 1 से दोनों की तरंगदैर्घ्य समान है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 3 सॉरी 2 और 3 को बराबर रख देंगे, 2 और 3 को बराबर रख देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से, चूंकि दोनों के तरंगदैर्घ्य के मान समान है ना, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों आपका h अपॉन में m p इंटू में
वी पी इज इक्वल टू एच अपॉन में एम एल्फा इंटू वी एल्फा आ जाएगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन में किसके चालों का अनुपात ज्ञात करना था। प्रोटॉन अल्फा कण की द्विध्रुवीय तरंग समान है, तो उनकी चालों यानी कि प्रोटॉन पहला आ रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन की चाल आपकी पहले बच्चों ऊपर जाएगी, ठीक है, प्रोटॉन की चाल आपकी ऊपर जाएगी। तो देखिए बच्चों किस तरीके से हो जाएगा, जब प्रोटॉन की चाल आपकी ऊपर जाएगी तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन की चाल। तो एक तो हम बच्चों यहाँ पे देखें प्रोटॉन की चाल, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे Vp अपॉन वी एल्फा, यानी कि ये जो पार्ट है आपका ये इस साइड आ गया ऊपर, और ये ऐसे कैसे रहा, तो ये आपका हिस्सा जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, यानी कि आपका जाएगा यहाँ पर एम एल्फा, ठीक है, एम एल्फा, ठीक, एम एल्फा ऊपर चला जाएगा, एम एल्फा इंटू में एच था ये ऊपर पहले, ठीक है, यहाँ पे एम प्रोटॉन और इंटू में एच, तो एच से एच गया, ठीक है, वी पी अपॉन में वी एल्फा, यहाँ पे आपका आ गया एम एल्फा अपॉन में एम पी। आप जानते हैं कि यहाँ पे एम अल्फा की जगह क्या रखा जाएगा यहाँ पे, तो वी पी अपॉन में वी एल्फा इज इक्वल टू 4 एम पी अपॉन में एम पी, एम पी से एम पी गया, तो आपका बच्चों देखो क्या अनुपात आ गया, वीपी अनुपात वी एल्फा बराबर 4:1 आ गया, यानी कि प्रोटॉन और एल्फा कण की द्विध्रुवीय तरंग समान हो तो उनकी चालों में जो अनुपात होगा बच्चों 4:1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं बस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, धन्यवाद आज के लिए बच्चों।